नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कथाकार मैत्री पुष्पा में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के व्याख्यान में हम मैत्री पुष्पा की कहानियों के विषय में गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। समकालीन लेखिकाओं में चर्चित मैत्री पुष्पा का नाम साहित्याकाश में समादर से लिया जाता है। पुष्पा जी ने उपन्यासों के साथ साथ कहानियों और गद्य की अन्य अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। उन्होंने बुंदेलखंड को अपने कथा साहित्य का केंद्र बनाया और सहज सरल प्रवाहमयी भाषा शैली में उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, सभ्यता, मान्यताएं, आचार विचार और उस समय की जो समस्याएं थीं उनको अपने साहित्य में न केवल उभारा बल्कि अपनी दृष्टि से उनका समाधान देने का भी प्रयास किया। लेखिका ने परंपराओं से स्वयं को मुक्त कर आधुनिक परिदृश्य में एक ऐसी नारी के द्वंद्व को अपनी रचनाओं में लिपिबद्ध किया है जो परिस्थितियों से एक सीमा तक ही समझौता करती है, तदुपरांत वो उसके विरोध में खड़ी हमें दिखाई देती है। ये नई नारी अपनी अस्मिता की पहचान और पुरुष सत्तात्मक समाज द्वारा उस पर थोपे गए नियमों, बंधनों से मुक्त होना चाहती है और अपने लिए नए मूल्यों का अन्वेषण करना चाहती है। लेखिका ने व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात की है, सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पारिवारिक जकड़नों, परंपराओं और आधुनिकता के द्वंद्व को अंकित करते हुए उन प्रश्नों को रेखांकित किया है जिनका समाधान हम परंपराओं की पृष्ठभूमि में नहीं देख सकते। सन 2018 में पुष्पा जी की सभी कहानियों को किताब घर प्रकाशन ने 7 खंडों में संकलित किया। इन खंडों के शीर्षक हैं बचपन, रिश्ते, ढाई आखर, समाज, पतझड़, अखाड़ा और जर जमीन। मैत्री जी की कहानी फैसला पर टेलीफिल्म बसुमती की चिट्ठी का भी निर्माण हो चुका है। इनकी कहानियों के प्रथम खंड बचपन की कहानियों में बोझ, तू किसकी है बिन्नी, हम बच्चों की कहानी तथा बेटी संकलित है। बचपन शीर्षक खंड के अंतर्गत बाल्यावस्था की विभिन्न संवेदनाओं को लेखिका ने मार्मिकता के साथ उभारा है। इनकी कहानी बोझ एक नौकरी पेशा दंपति के जीवन की दिनचर्या से प्रारंभ होती है। किस प्रकार से जब दोनों पति पत्नी घर से बाहर निकलकर जीविकार्जन के लिए जाते हैं तो घर सुबह से ही अस्त व्यस्त होना शुरू हो जाता है। भागदौड़ मचने लगती है, सभी को अपने अपने काम पर जाने की जल्दबाजी है। ऐसे में महानगरीय चकाचौंध अपने साथ अकेलापन, संत्रास, पीड़ा, कुंठा और भागदौड़ को लेकर उपस्थित होता है। सुबह उठने के समय से ही ऐसा लगने लगता है मानो घड़ी की सुइयां भागने लगी हैं। सुधीर और उसकी पत्नी नौकरी करते हैं, अतः सुबह का समय उनके लिए इस प्रकार का होता है जहां 1 मिनट की देरी भी उन्हें गवारा नहीं होती। वो अपने इकलौते बच्चे अक्षय के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं और उसे स्कूल में खाने के लिए ब्रेड जैम देते हैं। कारण पराठा बनाने में
समय लगता है। जबकि बच्चा पराठा खाना चाहता है, सब्जी खाना चाहता है, क्योंकि उसके सहपाठी इसी तरह का भोजन लेकर आते हैं। अक्षय के सभी दोस्त, जिनमें प्रशांत है, टुन्नी है, इन सबकी देखभाल उनके परिवारों में रहने वाली सेविकाएं ही करती हैं, क्योंकि उन परिवारों की भी ये दिक्कत है कि वो एकल परिवार हैं, अतः पति पत्नी दोनों को काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है। लेखिका ने नौकरी में व्यस्त दंपतियों के बच्चों के खोते बचपन को इस कहानी में बहुत सुंदर ढंग से अंकित किया है। माँ बाप का काम पर जाना बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है और उन्हें छोटी छोटी चीज़ें बोझ लगने लगती हैं। अगर वो कोई चीज़ तोड़ देते हैं, क्यों तोड़ा, तुम्हें पता है कितना महंगा था। अगर वो किसी चीज़ की जिद करते हैं तो भी उन्हें डांट दिया जाता है। सारी सुख सुविधाएं देकर माता पिता अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। जल्दी जल्दी स्कूल भेजने के कारण वो बच्चे को सामान्य दिनचर्या से भी निवृत्त नहीं कराते। ऐसे में जब बच्चा स्कूल जाकर अपनी निक्कर गीली कर देता है तो वहाँ भी ना केवल उसे शर्म आती है, उसके साथ साथ स्कूल की मैडम और आया भी उसकी शिकायत करते हैं। हर बात के लिए बच्चे को दोषी ठहराने से बच्चा धीरे धीरे गुमसुम होने लगता है। एक बेवजह का अपराध बोध उसे घेर लेता है। उसके पास अपनी दिक्कतें, अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए माँ बाप का समय नहीं होता। वो मन ही मन सोचता है, पापा को क्या पता वे शूशु को कितना रोकता है। आया गंदी है, उसके कान खींचती है, चांटे मारती है, अंडा खिलाएगी तो मुंह में ठूसती जाएगी, भले उल्टी आ जाए। ये बच्चे की विडंबना है। वो अपने साथ होने वाले अत्याचारों को अपने माँ बाप के साथ साझा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि या तो माँ बाप के पास समय ही नहीं है उन बातों को सुनने का, या ये उनकी विवशता है कि वो उस स्कूल से अपने बच्चे को निकाल कर दूसरे स्कूल में नहीं डाल सकते। बच्चा अपना मनपसंद खाना नहीं खा पाता और इसलिए वो कभी कभी अपने सहपाठियों के टिफिन में से रोटी पराठा चुरा कर खा लेता है। माँ बाप इस बात को समझ ही नहीं पाते कि सारी भौतिक सुख सुविधाओं को देने के बाद भी उनका बच्चा इस प्रकार का आचरण क्यों कर रहा है। लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि माना नौकरी करना आज के दंपतियों की विवशता है, फिर भी अपने बच्चे को समय देना भी हमारा कर्तव्य है। दूसरी कहानी है तू किसकी है बिन्नी। पारंपरिक रूढ़िवादी शिक्षित परिवारों में भी आज बेटा और बेटी के मध्य विभाजक रेखा खींची जाती है। बेटे के जन्म पर जहाँ तालियां पीटी जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, वहीं बिटिया के होने पर एक मासूमियत सारे घर में छा जाती है। गोपाल और उसकी पत्नी आरती पुत्रेच्छा से एक के बाद एक 3 बेटियों के माता पिता बन जाते हैं। आरती अपनी बड़ी दोनों बेटियों को तो प्यार करती है, किंतु जिस बच्ची के जन्म पर उसे पुत्र होने की आकांक्षा थी, उसके साथ उपेक्षित व्यवहार करने लगती है। इतना ही नहीं, वो असंतोष, संत्रास से इतनी भर जाती है
कि हताश होकर उस डॉक्टर पर ही आरोप लगाने लगती है कि उसके तो बेटा ही होना था, कहीं डॉक्टर ने बेटे को बेटी से बदल तो नहीं दिया। अपने ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगा देखकर डॉक्टर को बहुत दुख होता है और वो कह उठती है, डिलीवरी करते करते बालों की लटें सफ़ेद हो गई हैं। आज तक यह कहने वाली नहीं मिली कि डॉक्टर हमारी बेटी हुई थी, लड़के से बदल दी आपने, दे दो हमारी बेटी। ये समाज की मानसिकता है कि हमें बेटियां नहीं चाहिए। वो बेटियां जो बचपन से आपको लाड़ करती हैं और जब तक खुद चिता पर नहीं बैठ जाती, अपने माता पिता के बारे में ही सोचती रहती हैं। उपेक्षित बिन्नी को पहले काम वाली बाई और बाद में उसकी दादी पाल पोस कर बड़ा करती हैं। कहानी के अन्य पात्र मगरा की माँ गर्भावस्था में ही गर्भस्थ बच्ची को नष्ट कर देती है क्योंकि उसे अपने जीवन में बेटी नहीं चाहिए थी। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने इस जीवंत प्रश्न को उठाने का प्रयास किया है कि आज भी अपने आप को आधुनिक समझने वाला समाज इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर पाता कि कुल का चिराग केवल बेटा ही नहीं, बेटियां भी हो सकती हैं। पुत्र को अमूल्य धरोहर मानने वाली ये स्त्रियां कुछ भी करने से गुरेज नहीं करती हैं। इनके अंदर पुत्रेच्छा इतनी प्रबल होती है कि कोई पीर, कोई दरगाह, कोई मंदिर, कोई जादू टोना ये नहीं छोड़ती हैं। बिन्नी की माँ को उसकी दादी ने गुड़ में रखकर नारियल के बीज लगातार 7 दिन खिलाए। पीर का गंडा गांव से ले आई, जिसे बड़े मनोयोग से मम्मी ने बाह में बांध लिया। सारा विज्ञान धरा का धरा रह जाता है और इन जादू टोने का भी कोई असर नहीं होता और बिन्नी इस संसार में आ जाती है। कितनी विडंबना, कितनी पीड़ा से एक स्त्री गुजरती है कि उस पर ये दबाव डाला जाता है कि कुछ भी हो, तुझे बेटे को ही जन्म देना है। मानो बेटे को जन्म देने का सारा दायित्व उस स्त्री पर ही है। बिन्नी की माँ बेटी शब्द सुनकर ही कांपने लगती है। 3 बेटियों की कल्पना मात्र से दहल उठी। कमरे में लगी गदगदे बच्चे की तस्वीर में जब उन्हें लड़का दिखता तो कलेजा हुलस उठाता, लेकिन लड़की वे भयाक्रांत हो उठती। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आती। इसका कारण केवल इतना नहीं था कि वो भी पुत्र चाहती थी, इसका कारण ये भी था कि वो सास जो स्वयं एक स्त्री है, वो भी चाहती है कि मरने से पहले वो पोते की शक्ल देख ले। क्यों? क्योंकि पोता ही शायद उसको स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ाएगा। एक बार बिन्नी से एक प्लेट टूट जाती है। उसकी माँ इस छोटे से अपराध की उसको इतनी बड़ी सज़ा देती हैं, उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं कि वो दोबारा प्लेट को छूने का साहस तक ना कर सके। माँ के लिए सारे तीज, सारे त्योहार, सारे आनंद समाप्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी बेटियां अभागी हैं क्योंकि उनके पास कोई भाई नहीं है जिसकी कलाई पर वो राखी के समय राखी बांध सकें। लेखिका ने लिखा है, कलेजे में हीनता की हूक सी उठती जो बेचारगी में पलट जाती। राखी हाथ में लिए बेटियां
कैसी बेअर्थ लगती, स्वत्वहीन, लाचार, संसार की किसी अमूल्य निधि से वंचित। इसी कहानी में लेखिका बाद में इस निष्कर्ष को भी अपने पाठकों के सम्मुख साझा करती हैं कि यही वो बेटियां हैं जो बेटों के अलग हो जाने पर अपने माता पिता की जी जान से सेवा भी करती हैं। खंड की तीसरी कहानी है हम बच्चों की कहानी। जातिगत भेदभाव की जड़ें इतनी मजबूती से चारों ओर फैली हुई हैं कि अल्पायु में ही बच्चों के मन मस्तिष्क पर इनका गहरा प्रभाव हमें अंकित दिखाई देता है। अनुसूचित जाति का 8वीं कक्षा का बालक जब अपना नाम बदलकर एदल सिंह लिखता है, तब अन्य बच्चे उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। उन्हें एदल सिंह और लाली की दोस्ती पर भी आपत्ति है। कालांतर में जातिगत संकीर्णता के वातावरण में पले बड़े ये दोनों बच्चे दलित चेतना और स्त्री विमर्श के मंच पर एक साथ खड़े होकर समाज में क्रांति लाने, समाज को बदलने का प्रयास करते हैं। एदल अपने निम्न वर्ग के कारण अपने नाम के साथ सिंह लगाने की स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं करता। उस पर बार बार ताने मारे जाते हैं कि सिंह क्योंकि उच्च जाति का सूचक है, इसलिए तुम उसे अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते। अन्य बच्चे न केवल इस बात का विरोध करते हैं, उस पर निरंतर अत्याचार भी करते रहते हैं और अपना आक्रोश अभिव्यक्त करने के लिए वे अपने अपने बस्ते उस पर लाद देते हैं। वो गर्व से कहते हैं, सब अपने अपने बस्ते एदल्ला को दे दो, इसका काम ही बोझा ढोना है। देखते नहीं, इसका बाप तेजा हमारे यहाँ सारे भारी काम करता है और कभी थकता नहीं, बीमार होता है फिर भी गोबर डालता है, पशुओं की टहल करता है। वो ये समझ ही नहीं सकते कि यदि उच्च शिक्षा दी जाए, यदि वातावरण दिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख कर उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। संग्रह की अगली कहानी है बेटी। कहानी में वसुधा आधुनिक विचारधारा से युक्त समृद्ध परिवार की एकमात्र संतान है। उसकी सहेली मुन्नी का परिवार पारंपरिक सोच से ग्रसित है और इसीलिए मुन्नी के 5 भाइयों को पढ़ने की जो स्वतंत्रता दी गई है, वो मुन्नी को प्राप्त नहीं होती। उसके परिवार के लोगों का ये मत है, लड़की है, क्या करेगी पढ़कर, उसे दूसरे घर जाकर चौका चूल्हा करना है। हाँ, बेटों का पढ़ना जरूरी है। उसकी माँ मुन्नी को पढ़ाना अनिवार्य ही नहीं, निरर्थक मानती हैं। जिन बेटों पर मुन्नी के माता पिता को अभिमान था, वे बड़े होने के बाद नौकरी करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे उनका विवाह होता जाता है, वो अपने परिवार से अलग रहना शुरू कर देते हैं। अपने निजी स्वार्थ के कारण वो अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा करते हैं और केवल अपने भविष्य की चिंता में घुले जाते हैं। ऐसे में जिन बेटियों को बोझ समझकर उन्हें हर सुख सुविधा से विलग कर दिया गया था,
वो बेटों की हरकतों से दुखी होकर अपने माँ बाप की उपेक्षा उनके द्वारा की जाने पर अपने अभिभावकों की सेवा करती हैं, उनके बारे में सोचते हैं। अतः लेखिका के अनुसार बेटों की तरह हमें अपनी बेटियों को भी शिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। वसुधा मुन्नी की तरह खेतों में टहलना चाहती है, घूमना चाहती है, अपने मन का आचरण करना चाहती है। वही मुन्नी पढ़ने की सुविधाएं चाहती है। बेटी को बोझ मानने वाला मुन्नी का परिवार उसका विवाह शीघ्र करके उससे मुक्ति पाना चाहता है और मुक्त हो जाता है। मुन्नी की माँ अपने 5 बेटों को पढ़ा लेती है, बेटी को पढ़ाना चाहती है पर पैसों का अभाव है, इसलिए उसे लगता है कि उसका विवाह करना ही उचित है। यही मुन्नी जब इस सोच का विरोध करती है कि मेरी किताब कॉपी के पैसे तुम्हें भारी हैं अम्मा, तब उसकी माँ उसे डांट कर बिठा देती है। उसके जन्म के साथ जिस भार को वो लगातार अपने कंधों पर ढो रही थी, उसका विवाह होते ही मानो वो उस बोझ से अपने आप को मुक्त समझने लगती है। अब केवल लड़के रह गए थे जो धीरे धीरे अपना अपना काम समेटते हुए अलग रहने लगते हैं। मुन्नी की माँ अकेली उपेक्षित एक जगह पड़ी रहती है। मुन्नी की याद करके वो उसे पत्र लिखती है और पत्र मिलते ही मुन्नी अपनी बेटी के साथ माँ के पास चली आती है और अपनी बेटी को माँ के पास छोड़ देती है, जिससे वो माँ को कम से कम रोटियां सेक कर गरम गरम खिला दे। यहाँ हमने देखा कि पहले खंड में मैत्रेयी जी ने बच्चों का बचपन किस प्रकार से उन पर एक विशेष प्रभाव अंकित करता है, जो उनके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, इसे बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने समाज में फैले इस मानसिकता को कि बेटे और बेटी के मध्य हमें भेदभाव करना चाहिए, बेटा हमारी बुढ़ापे की लाठी होता है, वो हमें बैकुंठ का रास्ता दिखाता है, इस पर भी उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए इस बात को रेखांकित किया है कि अगर उचित वातावरण दिया जाए, शिक्षा दी जाए, तो बेटियां बेटों से बढ़कर अपने अभिभावकों का सहारा बनती हैं। अपने अगले वक्तव्य में हम मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों के दूसरे खंड को अधिक विस्तार से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।